नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा भारत के अलग अलग और कहना पड़ेगा वाकई अविश्वसनीय भौगोलिक नज़ारों के बीच। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ही देश में इतने सारे अलग अलग भूभाग एक साथ मौजूद हैं। जरा सोचिए, एक तरफ तो हैं हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां और वहीं दूसरी तरफ थार रेगिस्तान के वो तपते हुए रेत की टीले। ये तस्वीरें भारत की भौगोलिक विविधता की बस एक छोटी सी झलक हैं। मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जमीन का मिजाज पूरी तरह से बदल जाता है। तो सवाल यही है ना कि आखिर एक ही देश के अंदर इतनी जबरदस्त भौगोलिक विविधता आई कैसे। बस यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम इस पूरी पड़ताल में ढूंढेंगे। तो ठीक है, अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और कहां से? भारत के मुकुट यानी शानदार हिमालय से। तो ये जो हिमालय है, ये भारत की उत्तरी सीमा पर एक दीवार की तरह खड़ा है। और कोई छोटी मोटी दीवार नहीं, करीब करीब 2400 किलोमीटर लंबी। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये पहाड़ अभी बहुत युवा हैं। और पता है, ये आज भी लगातार ऊंचे हो रहे हैं। इन्हें वलित पर्वत या फिर कहें तो फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। अब देखिए, ये इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला है, तो इसे समझने के लिए हम इसे 3 समानांतर हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर यानी सबसे उत्तर में है महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। फिर बीच में आता है निम्न हिमालय या हिमाचल। और सबसे आखिर में दक्षिण की तरफ हैं बाहरी हिमालय, जिन्हें हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। अच्छा, जो सबसे पहली रेंज थी हिमाद्री, उसका पैमाना तो वाकई हैरान करने वाला है। दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां जैसे कंचनजंगा और नंदा देवी यहीं पर हैं। सोचकर देखिए, इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है। मतलब जमीन से सीधा 6 किलोमीटर ऊपर। अब जब हम हिमाचल और शिवालिक की श्रेणियों के बीच के इलाके को देखते हैं, तो वहां एक बहुत ही अनोखी चीज मिलती है, जिसे दून कहते हैं। दून क्या है? ये असल में इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की लंबी लंबी घाटियां हैं। नाम तो सुना ही होगा, जैसे देहरादून, पाटली दून, ये सब इसी के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। चलिए अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और भारत के दिल यानी इसके उपजाऊ हृदय स्थल विशाल उत्तरी मैदानों की तरफ चलते हैं। जानते हैं, इन पहाड़ों और मैदानों का रिश्ता बहुत गहरा है। असल में ये मैदान बने ही उन नदियों से हैं जो हिमालय से निकलती हैं। इन नदियों ने लाखों सालों तक अपने साथ लाई हुई जलोढ़ मिट्टी को यहाँ जमा किया और उसी से ये उपजाऊ मैदान तैयार हुए हैं। और ये मैदान कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा लगाइए। करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ये पूरी उपजाऊ जमीन 3 बड़ी नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की देन है। और इसी वजह से ये इलाका दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और खेती के लिए सबसे अहम क्षेत्रों में से एक है। अब कोई भी सोचेगा कि ये मैदान तो बस सपाट जमीन होंगे, हर जगह एक जैसे। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इन मैदानों को भी 4 अलग अलग जोन में बांट सकते हैं। पहला है भाभर, जहां नदियां कंकड़ पत्थरों में मानो गायब हो जाती हैं। फिर आता है तराई, एक दलदली इलाका जहां वही नदियां फिर से सतह पर आ जाती हैं। इसके बाद है भांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का इलाका है। और आखिर में आता है खादर, जो नई और बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र है। तो ये जो भांगर और खादर हैं, इनमें एक सीधा सा फर्क है। भांगर समझ लीजिए पुरानी मिट्टी है। ये बाढ़ वाले मैदानों से थोड़ा ऊपर होती है और उतनी उपजाऊ नहीं होती। दूसरी तरफ खादर है नई मिट्टी, जो हर साल बाढ़ के साथ आती है और जमा हो जाती है। जाहिर है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और खेती के लिए एकदम परफेक्ट। अच्छा, तो अब तक हम उत्तर में थे। अब रुक करते हैं दक्षिण की ओर, भारत की सबसे पुरानी और सबसे स्थिर जमीन की तरफ, यानी प्रायद्वीपीय पठार की ओर। ये जो पठार है ना, ये एक मेज की तरह दिखता है, एक टेबल लैंड। और ये कोई आम जमीन नहीं है। ये उस विशाल सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना भूमि का हिस्सा है जो करोड़ों साल पहले मौजूद था। ये क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। और यही चीज इसे भारत का सबसे पुराना भूभाग बनाती है। इस पठार के दोनों किनारों को 2 बहुत अहम पर्वत श्रृंखलाएं घेरती हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचे हैं और एक लगातार दीवार की तरह हैं। वहीं पूर्वी घाट कम ऊंचे हैं और बीच बीच में नदियों ने इन्हें काट दिया है। इसी ऊंचाई के फर्क की वजह से पश्चिमी घाट में बहुत भारी मानसूनी बारिश होती है,
जिसे हम ओरोग्राफिक वर्षा कहते हैं। और इनकी ऊंचाई का ये फर्क इनकी चोटियों को देखने से और भी साफ हो जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो लगभग 2700 मीटर ऊंची है। वहीं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी सिर्फ 1500 मीटर ऊंची है। फर्क साफ है ना? तो चलिए अब अपने इस भौगोलिक यात्रा के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और तेजी से भारत के किनारों और द्वीपों पर एक नज़र डालते हैं। और अब देखिए एक बिल्कुल ही अलग नज़ारा। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में पड़ता है महान भारतीय मरुस्थल यानी थार डेजर्ट। ये एक सूखा रेतीला मैदान है जहां साल में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये दिखाता है कि भारत की जलवायु में एक ही वक्त पर कितनी एक्सट्रीम विविधता है। अच्छा, उस पठार के दोनों तरफ समंदर के किनारे तटीय मैदान भी तो हैं। पश्चिम का जो तटीय मैदान है वो एक पतली सी पट्टी है जिसे हम कोंकण और मालाबार तट के नाम से जानते हैं। वहीं पूरब का तटीय मैदान काफी चौड़ा और समतल है और उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। और आखिर में बात करते हैं भारत के 2 द्वीप समूहों की। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में है लक्षद्वीप। यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है, भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान के बैरन द्वीप पर है। तो हमने देखा कि इन सभी जमीनी आकृतियों को आज जैसा हम देखते हैं वैसा बनने में लाखों साल लगे हैं। लेकिन एक सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है कि सिर्फ कुछ 100 सालों की हमारी यानी इंसानों की गतिविधियां इन्हें कितनी तेजी से और किस तरह से बदल सकती हैं। इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। इस पर जरूर सोचिएगा।